हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कुछ भी एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ ऑल इंडिया टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं 2025 में, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ओके, तो देखिए जो आज की आपकी क्लास है ये फ्रेंड्स आप सभी के एग्जाम के लिए, यानी कि सुपर टेट, सी टेट, बीपीएससी, यूपी टेट, डीएसएसपी सभी एग्जाम के लिए आपका जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स मैंने आपको इसमें बताया है, आपको मैंने इसमें हिस्ट्री करा दी। हिस्ट्री जैसा कि आपके प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, या फिर आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, ये सभी जो है फ्रेंड्स मैंने आपको कंप्लीट करा दी। ठीक है, और लूसेंट जीके जीएस जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है। इस टाइम फ्रेंड्स जो आपकी है प्रैक्टिस सेट चल रही है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स जो है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट है। और अब जो है मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करा रही हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा आपका 4 हो रहा है। और आपसे फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर कोई चीज़ आपको बहुत डिफिकल्ट लगती हो, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ जैसे आपको डिफिकल्ट लगती हो तो उसको आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, एनी सब्जेक्ट। ओके, और जैसे कि आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चन के अपने लोगों ने कमेंट किया था कि अमीबा की खोज किसने की थी, बजट रेखा क्या है, भारतीय संसद अधिनियम क्या है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, बायोलॉजी के जनक कौन है, और कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रकार के आप सभी के जो है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर थे। तो वो सभी जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो सब जो है मैं आपको एक डाउट क्लास बनाऊंगी शाम के टाइम में फ्रेंड्स, आपके 9:30 से 10 के बीच में मैं लाइव आती हूँ। उस टाइम आपको जितने भी क्वेश्चन पूछने रहते हैं आप लोग अपना कमेंट करके क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 3rd स्टार्ट होने वाला। ठीक है, तो 3rd प्रैक्टिस सेट, जिससे कि फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कराए थे, दूसरे प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको 65 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गए। तो अब फ्रेंड्स जो है आपका क्वेश्चन नंबर 66 पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66 जो है आपके सामने आ गया है। इसमें बात हो रही है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माई जो एक्सपेरिमेंट्स है विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन कह रहा है इंदिरा गांधी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नरसिंहा राव, और डी ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर कौन सा है जो करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप लोगों से मैं भी कहती हूँ, अगर आपको पहले इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दिया करिए। और क्वेश्चन आंसर होने के बाद लास्ट में, जैसे मैं आपको 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन एक क्लास में कराती हूँ, तो उसमें आपका जितना क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट रहता है उसको आप कमेंट करके हमें बता दिया करिए कि हाँ मैम मेरा इतना जो क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट रहा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको भी हेल्प हो जाएगा और मुझे भी हेल्प रहेगा कि आपको कितना क्वेश्चन का आंसर समझ में आता है, तो उस हिसाब से मैं अपना उस अकॉर्डिंग आपको क्लास दिया करूँगी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट रहेगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, इसमें से जो आंसर आपका दिया गया जवाहरलाल नेहरू होगा, और सॉरी फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी, नरसिंहम राव, ये तीनों में से कोई नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ इसका आंसर क्या आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा है। ठीक है, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन आदि जो है ये सभी जो पुस्तक है, जैसे कौन कौन सी फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन आदि जो है ये महात्मा गांधी की अन्य कृतियां व समाचार पत्र हैं। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो रचनाएं हैं वो थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, कौन सी इनकी रचना थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तथा गिल्म पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री थी। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। जवाहरलाल नेहरू की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया डिस्कवरी ऑफ इंडिया फर्स्ट रचना, सेकंड उनकी कौन सी थी, गिल्म पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। तो ये जो बुक यहाँ पे दी गई है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं आपके राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, सभी को कंफर्म हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। 67 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। 67 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है स्वराज्य जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि कथन किसका है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने बात कही थी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी ने कही थी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने, डी और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो स्वराज ये जो नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह नारा जो है दिया था, इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, यह नारा किसने दिया था, तो ये फ्रेंड्स दिया था बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये जो दिया गया था कब दिया गया था। तो सन 1916 ईस्वी में लखनऊ में जो हुए कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक ने स्वराज की स्पष्ट मांग करते हुए कहा कि
स्वराज जो है वो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है। और देखिए उग्रवादी दल में तिलक जो है वो सर्वश्रेष्ठ नेता थे और इन्हें इनकी निस्वार्थ देश सेवा भावना के कारण ही लोकमान्य की उपाधि मिली थी और इन्हें बिना मुकुट का बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है। बिना मुकुट का बादशाह किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य तिलक, सॉरी फ्रेंड्स, ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ओके। और देखिए फ्रेंड्स, जो अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव कर्नाटक में होम रूल लीग का गठन भी किया था और इनकी गतिविधियां जो इनकी मोमेंटम है वो क्या है? मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़ करके कर्नाटक एवं बरार तक सीमित थी। ठीक है। कंफर्म हुआ सभी को? तो ये नारा किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था और इन्होंने फ्रेंड्स कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक ने स्वराज की स्पष्टता से क्या की थी? मांग की थी। ओके, कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? ठीक है। और एक बार कमेंट करके बताइएगा जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या आपको पहले से पता थे? ठीक है। तो देखिए 68 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है जब भारत को आज़ादी मिली। ठीक है। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस टाइम पे जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विंस्टन चर्चिल, सेकंड ऑप्शन कह रहा है क्लीमेंट एटली, थर्ड ऑप्शन कह रहा है हेरोल्ड मैकमिलन, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं जो विंस्टन चार्लिस है, ठीक है, विंस्टन चार्लिस जो है, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, जब भारत को आज़ादी मिली थी तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है। तो 68 क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, इसमें आपका हो जाएगा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कौन था? क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली। ओके, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। देखिए 1944 से 1945 के आम चुनाव में ब्रिटेन में लेबर पार्टी को विजय प्राप्त हुई और फिर क्या होता है, क्लीमेंट एटली जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। 20 फरवरी 1947 को एटली की सरकार ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। प्रथम घोषणा में यह कि प्रत्येक स्थिति में 30 जून 1948 ईस्वी तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा तथा दूसरा यह कि लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेजा जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। ठीक है। समझ में आया सभी को? तो देखिए मैंने आपको इसमें क्या बताया, जो एटली की सरकार ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं कौन कौन सी की थी? पहली घोषणा में इन्होंने कहा था भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और दूसरी घोषणा में इन्होंने कहा था कि लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेजा जाएगा। ठीक है। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। 69 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तो देखिए 69 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए यहाँ बात हो रही स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सी राजगोपालाचारी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 69 क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा करेक्ट होगा? क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है? तो कमेंट कीजिएगा। जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। जो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है इसमें करेक्ट है। ओके, कंफर्म हुआ सभी को? श्री राजगोपालाचारी जो है इसका आंसर करेक्ट है और स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनको गवर्नर जनरल बनाया गया था और उसके बाद श्री राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? ये देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ये बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट करके भी पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो देखिए मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने, सेकंड ऑप्शन कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके एग्जाम के लिए, तो ध्यान से इसको सुन लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, ठीक है, तो वो फ्रेंड्स क्या था? ए.ओ. ह्यूम ने। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक मिनट आप लोग देखिए, ये ऊपर का दोनों ऑप्शन जो है उसको आप लोग ले लीजिएगा। 70 क्वेश्चन में या आपका जो थर्ड 3 ऑप्शन है, चौथा और पांचवा ऑप्शन आप लोग ऊपर से लीजिए। ठीक है। कि और तो यहाँ पे जो है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मैंने आपको किसको बताया? ए.ओ. ह्यूम। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना का श्रेय जाता है वह एक सेवानिवृत्त अंग्रेज प्रशासक ए.ओ. ह्यूम को दिया जाता है। ठीक है। ऐसा क्यों?
ठीक, ऐसा आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इनके तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल जो हैं वो लॉर्ड डफरिन के सहयोग से दिसंबर 1885 में बम्बई के सर गोकुल दास तेजपाल भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता जो है वो WC बनर्जी ने की थी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, 72 प्रतिनिधि शामिल थे इसमें और सचिव AO ह्यूम थे और लॉर्ड उफरिन ने इस संगठन को सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा और आरंभी जो है स्टार्टिंग में जो आरंभिक कांग्रेसी नेताओं को आशा थी कि वे इस संगठन का उपयोग तड़ित चालक के रूप में कर सकेंगे और इस तरह 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ छोटे पैमाने पर लेकिन संगठित रूप में विदेशी शासक से भारत को मुक्ति दिलाने का संघर्ष जो है वो आरंभ हो गया था। ओके, कंफर्म हो सभी को। फिर देखिए फ्रेंड्स, 1887 भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 1887 के जो मद्रास अधिवेशन के पश्चात क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसी अधिवेशन को सहायता देना बंद कर दिया था। फिर इसके बाद क्या होता है, जब उन्होंने सहायता देना बंद कर दिया था तो क्या होता है, कांग्रेस के अधिवेशन का जो विचार था 1892 में क्या होता है, लंदन में कांग्रेस के अधिवेशन का विचार था, परंतु 1891 में इंग्लैंड में चुनाव निश्चित हुए अतएव मामला स्थगित कर दिया गया था और फिर क्या हुआ, फिर कभी नहीं उठाया गया। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, AO ह्यूम ने की थी। ठीक है, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 आप सभी के सामने आ गया। 71 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सब लोग ध्यान से पढ़िएगा। 71 क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स, साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें कह रहा है पारिस्थितिकीय निकास के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन जो है निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस हेतु उपयोगी है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु। सेकंड ऑप्शन कह रहा है पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु। थर्ड ऑप्शन कह रहा है तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। और DE ऑप्शन जो है वो आपको सभी में सेम देखने को मिलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है पारिस्थितिकी निकाय के रूप में। तो देखिए जो पारिस्थितिकी के रूप के निकाय में इसमें आपका आंसर उठ जाएगा E वाला। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, इसका थोड़ा सा मैं आपको फैक्ट समझाती हूँ। इसमें आपका E ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं ना, उसमें जलीय तथा शुष्क स्थलीय परिस्थितिक तंत्र के बीच के क्षेत्र हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज हैं और ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटा देती हैं। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो मैंने यहाँ पे देखिए पूछा गया ना क्वेश्चन में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन के बारे में। ठीक है, आर्द्र भूमि और बरसाती जमीन के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो मैंने आर्द्र भूमि और बरसाती जमीन जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया, ये कैसी होती है, जलीय तथा शुष्क स्तरीय परिस्थिति तंत्र के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है और इसमें पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज होते हैं। जैसा आप लोग देखते होंगे फ्रेंड्स, जब बरसात में पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है उसमें क्या होता है, नीचे जो मिट्टी होती है वो बैठ जाती है धूल के कण और पानी क्या होता है ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है आर्द्र भूमि बरसाती जमीन की मिट्टी। ओके, कंफर्म हो सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के सामने आ गए। 72 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, 72 क्वेश्चन नंबर पे फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अल्जीरिया में, सेकंड कह रहा है ब्राजील में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है केन्या में, D ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 72 क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको उपयुक्त में से कोई नहीं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो हो जाएगा विश्व के तापमानों पर जो आंकड़े जुटाने हेतु वहाँ पे वैश्विक वायुमंडल मौसम स्टेशनों की जो संख्या है वो कितनी है फ्रेंड्स, 28 है। ठीक है, वो उसकी जो संख्या है कितनी मैंने आपको बताया 28 है उसकी संख्या। और अल्जीरिया, ब्राज़ील एवं केन्या में वैश्विक वायुमंडल मौसम स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, जो है अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या में। ठीक है, यहाँ पे देखिए नहीं दे दिया गया ना, अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में अगर नहीं होता तो यहाँ पे आपका जो आंसर में दिया गया ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 80 स्टेशनों की बात हुई है। ठीक है, कितनी है स्टेशनों की संख्या, 28 है।
और कौन कौन से अल्जीरिया, ब्राज़ील एवं केन्या में वैश्विक वायुमंडल मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं फ्रेंड्स। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सभी के सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 73 कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना आपका डेट वाला क्वेश्चन, ये आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए कोई सा भी एग्जाम है इससे आपको जो है विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, जैसे कि विश्व एड्स दिवस हो गया, ये सभी विश्व बाल दिवस हो गया, मधुमेह दिवस हो गया, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगी, उसमें आपको चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जो है सारे डेज दिए गए हैं, एक बार उसको एक नज़र से देख लीजिएगा तो आप लोगों को पक्का है एग्जाम में आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से 1 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है दिसंबर 1 को, सेकंड कह रहा है 5 जून को, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 14 नवंबर को, और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस, इसमें देखिए आपको जो डेट है वो कंफर्म रहेगा, एक ही डेट को मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस ना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आपका ऑप्शन पहले आपका गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आपका 5 जून है उस दिन आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है। इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ओके। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया 1 दिसंबर, ठीक है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है ये भी आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 14 नवंबर। 14 नवंबर जो है फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं उस दिन विश्व चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड चाइल्ड डे यानी कि बाल दिवस मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस, और इसी दिन आपका विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है, डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। कंफर्म है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 1 दिसंबर को मैंने क्या बताया, विश्व एड्स दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 14 नवंबर को विश्व बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए सब लोग ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे निगेटिव दिया गया है क्वेश्चन में, तो निगेटिव का जो आंसर आपको ढूंढना है वो निगेटिव ही ढूंढना है, ओके। तो देखिए पारिस्थितिकीय विज्ञानों का जो केंद्र है ये बेंगलुरु में है, ये तो आपका कंफर्म है, करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका ये है ये आपका राइट है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय वन्य प्राणी संस्थान जो है वो देहरादून में, तो ये भी तो आपका करेक्ट है, देहरादून में है भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है। तो ये फ्रेंड्स अहमदाबाद दिया गया, तो यहाँ पे आपका ये जो है ये अहमदाबाद गलत दिया गया है, ठीक है। अहमदाबाद जो है ये नहीं है, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है अहमदाबाद के सहयोग से 1984 में भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। कहाँ पे फ्रेंड्स की गई, भोपाल में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा यहाँ पे भोपाल होगा, ठीक है। यही आपका निगेटिव दिया गया है, ठीक। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी वाला आंसर जो है आपका ये करेक्ट रहेगा। यहाँ पे जो वन प्रबंधन संस्थान है ये आपका कहाँ पर रहेगा, ये भोपाल में होगा, ओके। कब भोपाल में हुआ था, तो अहमदाबाद के सहयोग से 1984 में भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। कंफर्म। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 75 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 75 क्वेश्चन नंबर पे कह रहा है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है जो दो भिन्न समुदाय होते हैं उसके बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इको टाइप, सेकंड ऑप्शन कह रहा है इकेड, थर्ड ऑप्शन कह रहा है इकोस्फीयर, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो दो भिन्न समुदाय होते हैं, ठीक है, फिर दो जो भिन्न भिन्न जो दो चीज़ें होती हैं उनके बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है वो आपका कहलाता है इकोटीन कहलाता है, ठीक है। तो जो आपको इकोटीन मैंने आपको बताया इसमें आपको कोई सा भी आंसर जो है करेक्ट नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर ई वाला करेक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं अभी भी। तो समझ में आया सभी को इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। जो दो भिन्नों का समुदाय के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाएगा, उसको इकोटीन कहलाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 में फ्रेंड्स बात हो रही है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण हैं। तो भूमिगत जो जल होता है उसको दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका
हाँ, फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपका कह रहा है बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन कह रहा है शैवाल, थर्ड ऑप्शन कह रहा है आर्सेनिक। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा? कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स, इस पर बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है शैवाल दिया गया है, यहाँ पे बैक्टीरिया दिया गया है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में आपको बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 76 में आपका जो है आर्सेनिक करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका आर्सेनिक दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, और डी ऑप्शन जो है आपको सेम देखने को मिलता है सभी में। और क्या नाम है, सॉरी फ्रेंड्स एक सेकेंड, हाँ ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे डी उपयुक्त में से एक से देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए 76 जो क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक पदार्थ जो होते हैं वो आर्सेनिक होते हैं। यह जो है ज्वालामुखी के वाष्पों में समुद्र तथा अनेक खनिज जलों से मिश्रित रहता है। ठीक है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया आर्सेनिक क्या है, ये भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक पदार्थ यानी कि आर्सेनिक कहलाता है। ठीक है, कंफर्म हो सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यान से सभी लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में हम बात करेंगे पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रासायनिक चक्र कहा जाता है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, सी ऑप्शन कह रहा है भूवैज्ञानिक चक्र कहा जाता है, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा? ठीक है, 77 क्वेश्चन में आपका कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा? पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका बी वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय का जो वातावरण होता है, वातावरण से तथा अन्य जैविक समुदायों से परस्पर संबंध होता है। ठीक है, क्या होता है उनका जो इंटरेक्ट होता है वो एक रिलेटिव होता है, और इसी पारंपरिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था? टांसले ने 1935 में किया था। कंफर्म है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द का प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? टांसले ने किया था, और आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाएगा कब किया था, तो 1935 ईस्वी में किया था। सभी को ये कंफर्म हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 78 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, सेकंड कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, थर्ड कह रहा है कि शंकुधारी वनों में, और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड 78 क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सबसे सर्वाधिक यहाँ बात हो रही है ना, सर्वाधिक जैव विविधता वाली बात हो रही है। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है फ्रेंड्स वो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, और इन वनों का जो विस्तार होता है वो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों जो हैं वो जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वनों में सबसे समृद्ध है, क्योंकि इसमें स्थलीय स्पीशीज निरंतर जीवित एवं प्राचीन समुदाय से संबंधित जीवों में पर्यावरण अनुकूलन की प्रवृत्ति, गर्म तापमान तथा उच्च आर्द्रता, नाशक जीवों एवं परजीवियों की जो संख्या की अधिकता, पादपों में बहिष्करण की ऊंचाई दर, ऊर्जा की अधिकता इत्यादि है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं, जो अनुकूलन होता है, अनुकूल परिस्थितियों के कारण प्राणियों, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का इतना अधिक विकास हुआ है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार भी कहा जाने लगा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको क्या बताया, जो सर्वाधिक जैव विविधता जो होती है वो आपको कहाँ पे मिलती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिलती है। ठीक है, 10 डिग्री आपको मैंने बताया उत्तरी, 10 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर आपका फर्स्ट आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। आपको कंफर्म हो 78 क्वेश्चन नंबर? तो देखिए हम बात करेंगे 78 क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया 79 क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है, 79 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धार्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जीवजात, सेकंड ऑप्शन कह रहा है पारिस्थितिकीय पदछाप, थर्ड ऑप्शन कह रहा है जीवोम कहते हैं, डी ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो पारिस्थितिकीय पद चिन्ह होता है, ठीक है, क्या यहाँ पे बात की गई है 79 क्वेश्चन नंबर में
तो परिस्थिति पद चिन्ह यानी कि पद छाप यहाँ पे बात किया गया ना। क्वेश्चन नंबर जो आपका इसमें सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें कह रहा है पारिस्थितिकीय पद चिन्ह जो है पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है, और यह मानव की मांग की तुलना जो है वो पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन करने की क्षमता से करता है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया आंसर कौन सा करेक्ट होगा। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धार्य करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकीय पद छाप कहते हैं। ठीक है, जिसको हम पद चिन्ह भी कह सकते हैं। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 80 पे हम लोग बात करेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसने भी अभी तक चैनल को जो है वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ आपके वनडे एग्जाम, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे जो है आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे जनरल स्टडीज़ क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। ठीक है, जो आपके कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही इको मार्क उन भारतीय उत्पादक को दिया जाता है जो, तो देखिए यहाँ बात हो रही जो इको मार्क है वो किन भारतीय उत्पादक को दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शुद्ध मिलावट रहित हो, सेकंड कह रहा है प्रोटीन समृद्ध हो, थर्ड ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो इको मार्क का प्रयोग है वो उन भारतीय उत्पादों पर लगाया जाता है जिनके उत्पादक में पर्यावरण को क्षति ना हुई हो, अर्थात यह पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। ठीक है, वर्ष किस वर्ष दिया जा रहा है, वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो इको मार्क का प्रयोग है वो उन भारतीय उत्पादों पर लगाया जाता है जिनके उत्पादक में पर्यावरण को क्षति ना हुई हो। ठीक है, तो किसको फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, अर्थात मैंने आपको इसको बताया कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र जो है फ्रेंड्स ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 द्वारा से दिया जा रहा है। ठीक है, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई, तो 1991 ईस्वी से। कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तो देखिए 81 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यमुना नदी, सेकंड कह रहा है पेरियार नदी, थर्ड कह रहा है दामोदर, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो दामोदर नदी है वो झारखंड के खामर पाट से निकलकर हुगली में मिलती है। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ से निकल कर कहाँ होती है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी है जो जैविक मरुस्थल कहलाती है। ठीक है, तो देखिए जो दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी जो है सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। देखिए दामोदर नदी के बारे में आपको बता दे रही हूँ, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे देखिए आंसर आपका, यहाँ पे देखिए दामोदर नदी जो है वो झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली में मिलती है, और यह नदी जो है प्रदूषण के कारक जैविक मरुस्थल होती जा रही है। ठीक है, कंफर्म हो सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो वायुमंडल में जो उपस्थित ओजोन होता है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करके एक बार आप लोग बताइए। ठीक है, तो ओजोन द्वारा जो निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अवरक्त, सेकंड कह रहा है दृश्य, थर्ड ऑप्शन कह रहा है पराबैंगनी, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो ओजोन परत होती है वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है, और ये जो है स्ट्रोस्फियर की निचली सतह में पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर है, और यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगी कौन सी, पराबैंगनी किरणें। ये पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं, ये सूर्य की जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक, क्या ओजोन स्फीयर ये कहाँ पर पाई जाती है, जो आपकी ओजोन परत है ये वायुमंडल में पाई जाती है, और ये स्ट्रेटोस्फियर की निचली सतह में जो है पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। ओके, कंफर्म हो सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसमें आपका आंसर देखिए, हाँ देख लीजिए आंसर कौन सा करेक्ट है, सी वाला, यानी कि पराबैंगनी किरणें जो है आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 83 क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सूची वन सूची सेकंड क्या दिया गया। देखिए यहाँ पे सूची वन सूची सेकंड क्या दिया गया है। कह रहा है कि ज्योमंडल भंडार और अवस्थी, ठीक है, अवस्थित। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इसमें ए कह रहा है नोकरेक केरल, सेकंड कह रहा है मानस यानी कि असम, सी कह रहा है दिबांग मेघालय, डी कह रहा है अगस्त्य मलाई और अरुणाचल प्रदेश। इसमें देखिए नीचे कुछ कूट वर्ड दिए गए, इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो नोकरेक है ना, नोकरेक जो है ये आपका है मेघालय में। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आपका मानस दिया गया, मानस जो है फ्रेंड्स ये आसम में, ये आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद दिहांग और दिबांग जो है ये आपका है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें अरुणाचल प्रदेश ये है। अब देखिए हम बात करेंगे अगस्त्य मलाई जो है ये आपका इसमें हो जाएगा केरल। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है 4 2 1 3 किसमें देखने को मिल रहा है, 4 2 1 3, 4 2 1 3। जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वो है आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आंसर जो है आपका करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है बी वाला आंसर करेक्ट है, 3 2 4 1। ओके, कंफर्म हो सभी को। तो चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 84 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 84 क्वेश्चन नंबर में देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को। 84 क्वेश्चन में कह रहा है किस स्तर यानी कि डेसिबल में से अधिक की ध्वनि जो है वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 30 डेसिबल, सेकंड कह रहा है 40 डेसिबल, थर्ड कह रहा है 60 डेसिबल, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो होगा ई वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि जो है वो मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। यूँ तो एक साधारण मानव ज़्यादा से ज़्यादा 130 डेसिबल तक तीव्रता वाली ध्वनि सुन सकता है, लेकिन 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि में व्यक्ति बहरा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एक मनुष्य जो है वो कितना 130 डेसिबल तक की तीव्रता वाली जो ध्वनि होती है उसको सुन सकता है, लेकिन जो 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि में व्यक्ति जो होता है वो बहरा हो जाता है, और 150 डेसिबल की ध्वनि तो व्यक्ति को पागल बना सकती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे 85 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जैव मंडल, सेकंड कह रहा है वनस्पति उद्यान, थर्ड ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रीय पार्क, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको मैं बता दूं, इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो जैव विविधता एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कुछ विशेषताओं पर निर्भर करती है, जैसे कि जननिक विभिन्नता यानी कि जेनेटिक वेरिएशन, प्रजाति विभिन्नता यानी कि स्पेसिफिक वेरिएशन, और कालिक विभिन्नता यानी कि टेम्पोरल वेरिएशन, और पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्नता यानी कि इकोसिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आई होप आपको जो है क्वेश्चन नंबर 85 समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 क्या कह रहा है। 86 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 86 जो है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पादन करने में योगदान नहीं करता है। तो इनमें से देखिए बात हो रहा है, इनमें से कौन पदार्थ ऐसा है जो सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे देखिए निगेटिव को पढ़ लिया करें ध्यान से। ये जो निगेटिव वर्ड होता है इसी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में गलत होते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का ऐसा प्रेशर रहता है कि क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं कि क्वेश्चन में हमने नहीं पढ़ा है या नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सेकंड कह रहा है मेथेन, थर्ड कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो 86 क्वेश्चन नंबर में क्या होगा, देखिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा, तो ग्रीन हाउस के प्रभाव के सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी। तो देखिए जलवाष्प जो होती है वो 36 से 72% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 9 से 26% होता है। ठीक है, मेथेन कितना पाया जाता है, तो 4 से 9% मेथेन पाया जाता है, और आपका जो ओजोन है, ओजोन आपका 3 से 7% तक ओजोन पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है,
और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को का भी वैश्विक तापमान में योगदान है, परंतु इसमें मैं आपको जो बताई हूँ उपयुक्त जो गैसों की अपेक्षा कम है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको कौन कौन से आपको आंसर बता दिया, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, और देखिए मैंने आपको बताया ना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट में मैंने आपको बताया जो जलवाष्प होता है वो 36 से 72% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना मैंने बताया, 9 to 26% आपको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया। और मैंने आपको क्या बताया, मेथेन जो है 4 से 9% मेथेन बता दिया। ओजोन कितना होता है, 3 से 7% होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 87 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि सॉरी फ्रेंड्स, एक सेकेंड, हाँ आ गया आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 87 जो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है एजेंडा 21 की परिभाषा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि यह जो है यह मानव अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का कार्य योजना है। सेकंड कह रहा है यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ये 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका जो पूछा गया है ये एजेंडा 21 की सही परिभाषा पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए एजेंडा 21 की परिभाषा क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि एजेंडा 21 जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्वैच्छिक कार्य योजना है। ठीक है, क्या है, 21वीं सदी की जो है विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना होती है। तो इसमें देखिए आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका आंसर जो है सी वाला आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें आपको क्या बताया, एजेंडा 21 की जो परिभाषा क्या है, तो एजेंडा 21 की जो परिभाषा है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्वैच्छिक कार्य योजना है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी में वैश्विक पर्यावरण को संरक्षित करना है। और यह कार्य योजना जो है वो 1992 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कंफर्म हो गया सभी को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 88 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है जो अम्ल वर्षा होती है वो जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, 5 ऑप्शन, इनमें से किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन ले आई हूँ, देखिए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मीथेन, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसमें आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब अम्लीय गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि वातावरण से गुजरती हैं तो कई तरह के क्या होते हैं, कई तरह के रासायनिक परिवर्तन एक साथ घटित होते हैं और अम्ल यानी कि अम्ल किसे कहते हैं, H2SO4 और HNO3 बनाती है तथा ओस जो है वो ओस अथवा वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी गिरने लगती है। और इसमें जो है मैंने आपको बताया वर्षा की जो अम्ल होती हैं, वर्षा ही अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्षा होती है वो वर्षा क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसमें आपको जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, आपका जो आंसर होगा करेक्ट होगा। ठीक है, अमोनियम होगा और आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें, कंफर्म हो सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 89 क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बायोस्फीयर रिजर्व, सेकंड कह रहा है इकोसिस्टम, थर्ड कह रहा है इकोलॉजी, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें सही मिलान को कह रहा है। ठीक है, इसमें से सही मिलाना है आपको। तो देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये एडवर्ड सुएसा है, सेकंड कह रहा है इकोसिस्टम जो है APD कंडोल है, थर्ड कह रहा है इकोलॉजी AG टांसले, तो डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर आपका करेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड सुएस। ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका जो आंसर है आपका इसमें सही सुमेल करना, तो इसका जो ये आंसर है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा AG टांसले। ठीक है, इकोसिस्टम की खोज जो है AG टांसले ने की थी। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है फ्रेंड्स, इकोलॉजी जो है वो आपका कंफर्म रहेगा, इकोलॉजी जो है अर्नेस्ट हैकेल से। ठीक है, और तो इसमें आपका जो आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा वो होगा ए वाला आंसर। ठीक है, तो इसमें आपका ए वाला आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं 90 क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है
आप सभी का जो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। देखिए इसमें कह रहा है, कथन दिया गया है, कथन ए है मरुस्थल जो है शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कारण दिया गया है आर, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा जो है वो मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया नीचे कुछ कूट वर्ड दिए गए हैं कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है कि ए तथा आर सही है तथा आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट रहेगा वो ए जो है, ए तथा आर सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करती है। इसमें आपका ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गोहार्ड नाइस के अनुसार मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा जो है वो विश्व के मरुस्थल 6 घंटों में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन से प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया इवनिंग के टाइम में 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में फ्रेंड्स मैं लाइव आती हूँ। उसमें अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको डाउट है एनी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स का भी सवाल दिया गया है, एक दो सवाल हम लोग मैथ्स का भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है और इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है। तो यदि इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 4, सेकंड कह रहा है 1, थर्ड कह रहा है 6 और फिर कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आपको आंसर बताती हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, देखिए सी वाला आंसर इसका करेक्ट होगा 6। तो देखिए मैं आपको बता दूँ क्यों 6 सही होगा। देखिए माना इकाई का अंक क्या है, पहले आपको मानना होगा कि माना इकाई का अंक यक्स है और दहाई का अंक क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या कि संख्या जो है 10 यक्स प्लस वाई मान लेंगे। तो प्रश्नानुसार हम कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10y प्लस यक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा क्या, 84 आ जाएगा। तो हम 84 जो हमारा आंसर आएगा, यदि संख्या के अंकों को उलटने पर 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका 6 आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक सहयोग करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मैथ की क्लास अटेंड करनी है तो आप लोग कमेंट करके हमसे मैथ की भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग।